हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं पहला समुच्चय। पहले समुच्चय में देख लेते हैं दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब दो से अगर कोई संख्या भाज्य है, संख्या अगर डिवाइडेड बाई टू है तो कोई विषम संख्या तो नहीं हो सकती है। ठीक है, सम संख्या ही दो से विभाजित होती है। तो पहले में क्या मिलेगा, पहले में हमको कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, तो पहला कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय। दूसरे में देख रहे हैं सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी सम हो और अभाज्य भी हो। तो दो होती है, इसके अलावा सारी विषम ही होती है, लेकिन दो होती है वो सम अभाज्य संख्या होती है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं x है, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। x 7 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? तो क्या हो जाएगी, वो फाई आएगा। ऐसी भी कोई संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये भी रिक्त समुच्चय ही आएगा। ऐसी कोई संख्या तो हो नहीं सकती जो 5 से बड़ी भी, छोटी भी और 7 से बड़ी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चौथी देखिए, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आप देखिए, आप ही देखिए, कोई दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं, ये है और ये है, समांतर रेखाएं हैं। तो इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है कभी? कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो कैसा होगा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो ये क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है समांतर रेखाओं में। नहीं आता, ये कैसा होगा, रिक्त समुच्चय। तो कौन कौन से समुच्चय रिक्त हो गए आपके, देख लीजिए। एक तो आपको पहला रिक्त समुच्चय हो गया, फिर आपका तीसरा रिक्त समुच्चय हो गया, और आपका चौथा रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, उसने आपसे ये पूछा था कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, तो आपने निकाल दिया है। ये उत्तर, ये उत्तर, ये रिक्त समुच्चय नहीं था। फिर ये रिक्त समुच्चय आया आपका, फिर इसके बाद ये भी एक रिक्त समुच्चय आया। ठीक है, दिया गया धन्यवाद। है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। मतलब हमें बताना है, नीचे हमें 5 समुच्चय दिए गए हैं अलग अलग, और हमसे कहा गया है कि कौन से समुच्चय हमारे परिमित समुच्चय हैं और कौन से हमारे अपरिमित समुच्चय हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि, मैं आपको ये बता देता हूँ कि परिमित समुच्चय किस प्रकार के समुच्चय होते हैं और अपरिमित समुच्चय कौन से समुच्चय होते हैं। उसके बाद हम एक एक करके इन प्रश्नों पर आएंगे। ठीक है, तो परिमित समुच्चय सबसे पहले हम देख लेते हैं। परिमित समुच्चय, तो हमारे परिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या जो होती है वो एक निश्चित संख्या होती है। अवयवों की संख्या निश्चित होगी, संख्या निश्चित होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक समुच्चय मान लिया जिसमें अवयव हैं 1 से लेकर 10 तक के। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, तो 1 से लेकर 2 3 4 और कहां तक है, 10 तक है। तो अब देखिए मैं इसकी संख्या जो है, इसमें अवयव जो है उसकी संख्या आराम से गिन सकता हूँ कितनी है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ। तो इस प्रकार के जो हमारे समुच्चय होते हैं वो हमारे होते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपरिमित समुच्चय कौन से होते हैं। अपरिमित समुच्चय, तो जो हमारे अपरिमित समुच्चय होते हैं वो हमारे इस प्रकार के समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, यानी कि अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। अनिश्चित कैसे, अब मान लीजिए मैंने कह दिया ए हमारा एक समुच्चय है जो कि हमारा पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, अब पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक तो कितने ही हो सकते हैं हमारे, पूर्णांक तो हमारे ऋणात्मक धनात्मक, और कितने पूर्णांक हो सकते हैं, इधर हमारे ऋणात्मक अनंत तक होते हैं, इधर धनात्मक अनंत तक होते हैं। तो उसमें जो हम संख्या है वो गिन नहीं सकते कि उसके अवयव कितने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के समुच्चय हमारे अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अब हमें पता लग गया कि परिमित समुच्चय कौन से हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कौन से जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। उसी प्रकार हम एक एक करके इस भागों को हल करते चलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है, क्या, भाग 1 है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय हमारा क्या होगा, पहला भाग है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अगर मैं इसे ए बराबर मान लूं एक वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो क्या बन जाएगा, जनवरी
फरवरी, मार्च, और इस प्रकार से कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारा दिसंबर तक। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा समुच्चय हो गया जो कि वर्ष के महीनों का है। अब देखिए इसमें जो अवयव है वो हम आराम से गिन सकते हैं। हमें पता है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों के समुच्चय का हो जाएगा, 12 अवयव आ जाएंगे इसमें। तो ये हमारा कौन सा वो हो गया समुच्चय, ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके अवयव जो है वो गिने जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2, 3 और अनंत तक, डैश 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 में आगे हमें कोई संख्या दी नहीं है कि कहां तक है, तो अनंत तक होगा इसका मतलब। और मैंने क्या कहा था कि जिसके अवयव हम ना गिन सके, जिस समुच्चय के अवयव हम ना गिन सके, वो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अब देखिए मैं इसके अवयव गिन नहीं सकता हूँ, आगे पता ही नहीं हमें कहां तक जा रहे हैं, तो ये हमारा किस प्रकार का समुच्चय हो गया, ये हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित। ठीक है, अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तो तीसरे भाग में हमसे कहा गया है कि एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2, 3 डैश कहां तक, 99, 100। यानी कि ये जो हमारा समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, इसमें जो हमारे अवयव है वो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर जो हमारी 100 तक की संख्याएं हैं उसमें कितने अवयव होंगे, 100 अवयव होंगे। क्यों, 1 से लेकर जो हमारी 100 तक की संख्या है वही उस समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए समुच्चय के जो अवयव है उनकी संख्या की गणना कर सकते हैं आराम से। तो यानी कि ये जो हमारा समुच्चय होगा वो किस प्रकार का समुच्चय हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक है, अब चलते हैं चौथे भाग की ओर। तो चौथे भाग में हमसे कहा गया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो चलिए मैं इसे लिख लेता हूं अलग से कि 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से होंगे। तो सी मैंने मान लिया एक समुच्चय है जो कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का है। ठीक है, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन सा होगा, 101, 102, 103, 104, यानी कि जो दशमलव की संख्या ना हो वो हमारे धन पूर्णांक हो जाएंगे, वो भी धनात्मक वाले बताने हमें। तो ये कहां तक जाएगा, अब ऐसे तो हमारे अनंत तक हो सकते हैं धन पूर्णांक, सीधी बात है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर भी मैं अवयवों की संख्या नहीं गिन सकता, तो यहां से भी मैं क्या बता दूंगा इसे कि ये जो हमारा समुच्चय है वो कौन सा समुच्चय है, एक अपरिमित समुच्चय, क्योंकि यहां पर भी मैं अवयवों की संख्याओं को नहीं गिन सकता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब हमारा जो पांचवा और अंतिम भाग है वो क्या है। पांचवा भाग हमसे कहता है कि हमारे जो समुच्चय वो है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे, ये हमारा छठा भाग है। तो इसे मैंने मान लिया डी एक समुच्चय है जो कि हमें बताना है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, सबसे छोटा हमारा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो खुद से या फिर केवल 1 से भाज्य हो। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से फिर 3, फिर उसके बाद है हमारा 5, 7, उसके बाद 11, और इस प्रकार हमें कहां तक जाना है, हमारा जो सब 99 से छोटा सबसे मतलब 99 तक जो हमारा अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, तो ये आ जाएगी हमारी लास्ट जो हमारी आएगी वो संख्या आएगी कौन सी, ये आएगी हमारी 97। ठीक है, 97 के बाद 98 आएगा तो वो भी हमारा भाज्य है, और हमारा 99 आएगा वो भी भाज्य है। तो हमें 99 से छोटी लिखनी थी, तो 1 से लेके इस प्रकार 2 से लेके हमारी 3, 5, 7, 11 और 97 हमारी होंगी अभाज्य संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जो हमारे अवयव हैं वो आराम से गिन सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सारी अभाज्य संख्या लिख लूँ जो 97 तक आनी है मेरी, ठीक है, तो मैं उन्हें आराम से गिन सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ के अवयव परिभाषित है यानी गिने जा सकते हैं। तो ये हमारा जो समुच्चय होगा वो एक परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, तो इसे मैं लिख दूंगा कौन सा समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, हमारा पहला समुच्चय जो पहला भाग था वो एक परिमित समुच्चय है, दूसरा भाग हमारा अपरिमित समुच्चय है, तीसरा भाग हमारा परिमित समुच्चय है, चौथा भाग हमारा अपरिमित समुच्चय है, और पांचवा भाग हमारा परिमित समुच्चय है। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे क्योंकि यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। से प्रत्येक के लिए बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित समुच्चय। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। तो परिमित वैसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। और परिमित वैसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित नहीं हो, मतलब जिसे हम गिन नहीं सके, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक अक्ष है, ठीक है। बेसिकली देखें तो एक अक्ष तो यही होता है ना, ये वाला होता है एक अक्ष, ठीक है। अब इसके हमें समानांतर में क्या कहता है, अब रेखाओं का समुच्चय बताना है। तो हम इसके समानांतर में बहुत सारे रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। यानी जो हमारा पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, असीमित होगा। पहला वाला क्या होगा, सॉरी असीमित नहीं, अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, वो असीमित होगी। तो यहाँ क्या होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित। अब वही उसी तरीके से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो क्या होता है, 26 अक्षर तो गिना जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, सीमित होगा, ये परिमित होगा, ठीक है। या क्या होगा, परिमित होगा। उसी तरीके से हम देखें कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक समुच्चय अगर हम बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, अगर हम एक समुच्चय बनाए ए जो 5 के गुणज हो, मतलब 5, 10, 15 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे आगे, और कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। हम इसे गिन नहीं पाएंगे कि कितना होगा। तो ये क्या होगा, ये असीमित हो गया, इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, असीमित होगी। तो इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमित हो जाएगा। उसी तरीके से हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ठीक है। तो पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, मानते हैं कि वो बहुत संख्याओं में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसे गिन तो सकते हैं ना, मतलब उनकी संख्या को हम गिना जा सकता है। कि हमारे जैसे मान लीजिए कि हम एक आंकड़े में बताया जाते हैं कि हमारे पृथ्वी पे बाघों की संख्या इतनी है, हाथियों की संख्या इतनी है, या फिर कुल इतने प्रजाति के हमारे सांप पाए जाते हैं। तो उनका हम गिन सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम बता सकते हैं कि हाँ इतनी की संख्या में वो है। तो इसलिए क्या होगा, यह सीमित हो जाएगा। सो क्या होगा, इसमें परिमित होगा, ठीक है। क्या होगा, परिमित होगा, ठीक है। अब देखिए, अब पांचवा नंबर हम क्या देखते हैं कि मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, ठीक है। हमारे पास देखिए एक XY अगर हम अक्ष लें और बोला जाए कि मूल बिंदु से आपको पार करते हुए कितने आप वृत्त खींच सकते हैं, तो हम अलग अलग त्रिज्याओं के हम अलग अलग वृत्त जो है खींच सकते हैं, जो कि कहाँ से पार हो रही होगी, मूल बिंदु से पार हो रही होगी, ठीक। हमारे अलग अलग त्रिज्याओं के बहुत अनगिनत सारे हम वृत्त खींच सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित होगा। होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सा दो सेट बराबर है या नहीं है, ठीक है, बराबर है या नहीं है। हमारे पास दो अलग अलग सेट, एक बार एक सेट ए देगा, एक बार सेट बी दिया हुआ है, और देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि ए बराबर में हमें दिया हुआ है ABCD, और बी बराबर में कितना दिया हुआ है, DCB। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बराबर में दिया हुआ है A, B, C और D, ठीक है। और उसी तरीके से हमें सेट बी बराबर दिया हुआ है D, C, B, A। देखते हैं हम, जब कोई भी दो सेट बराबर कब होगा, जब दोनों सेट में क्या होता है, दोनों सेट में सभी एलिमेंट क्या होगा, सभी अवयव उपस्थित होंगे। देखते हैं कि सेट ए में ए है तो सेट बी में भी ए है, ठीक। इसमें अगर बी है तो इसमें बी है, इसमें सी है तो इसमें भी सी है, इसमें डी है तो इसमें डी है। यानी कि ए के पास सारे एलिमेंट हैं जो कि बी के पास भी है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर में बी होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास कि ए बराबर में 4, 8, 12, 16, और बी बराबर में कितना दिया हुआ है, बी बराबर में 8, 4, 16, 18, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर ए है 4, 8, 12 और 16 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास समुच्चय बी में क्या दिया हुआ है, समुच्चय बी में 8, 4, 16, 18, 8, 4, 16 और 18, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं कि पहले वाले में 4 है, इसमें भी 4 है,
8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, लेकिन इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, समुच्चय ए जो है वो बराबर नहीं है समुच्चय बी का। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बराबर में दिया हुआ है कितना, 2 4 6 8 10, मतलब 2 से 10 तक की सभी सम संख्याओं को दिया हुआ है। और यहाँ क्या बोला हुआ है समुच्चय बी की एक्स कुछ इस तरीके से कि एक समधर्म पूर्णांक है और एक्स का मान छोटा या बराबर होना चाहिए 10 से। तो सबसे पहले हम दोनों सेट को क्या करते हैं, दोनों सेट को लिख लेते हैं, यानी कि ए बराबर में हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, और बी क्या बोलता है कि x जो है 10 से नीचे 10 से छोटा या बराबर के लिए सारे धन सम है शायद, हाँ ठीक है, धन सम पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि ये भी कितना आएगा 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, देखिए इसमें भी 2 4 6 8 10 है और इसमें भी 2 4 6 8 10 है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट इसमें अवयव क्या है मौजूद है, यानी कि ए बराबर में क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x जो है कुछ इस तरीके से कि x 10 का गुणज है। ठीक है, मतलब 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3, मतलब 10 20 30 40 50 60 ऐसे बढ़ते जा रहा है। और b जो है वो क्या है 10 15 20 25 30। सबसे पहले हम सेट a को लिखें, क्या है 10 का गुणज है, यानी कि 10 20 30 40 50 और ये ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और बी क्या दिया हुआ है, बी है 10 15 20 25 30 और एक कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि 10 का जो भी गुणज होगा, ठीक है, मतलब कि बी में 10 है 20 है 30 है, लेकिन जो बी है इसमें हम देखें तो बी के पास 15 भी है 25 भी है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ए के पास 15 25 हो गया, फिर 35 हो गया, 45 हो गया, ये सब अवयव नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ए जो है ए वो बराबर नहीं होगा बी का, क्योंकि बराबर होने के लिए सारे अवयव को होना जरूरी होता है। ठीक है, तो धन्यवाद। क्वेश्चन दिए हुए हैं और उससे पूछ रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, तो कारण बताइए, अगर है तो कारण बताइए। देखिए पहले पार्ट को देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 2,3, तो ए के अवयव आपको मिल गए 2,3। बी बराबर दिया हुआ है, एक समीकरण है। अब समीकरण देखिए क्या है, वो है x² + 5x + 6 = 0। इसके हल हैं, तो इसके हल क्या होंगे, x² 3 दूनी 6 यानी 3x + 2x, ये हल करना आपको आना चाहिए। x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 + 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 = 0, यानी x + 2 और x + 3 = 0, यानी x बराबर -2 और x बराबर -3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, -2, -3। अब a इज नॉट इक्वल टू b, क्यों नहीं है, a और b समान नहीं है, क्योंकि अवयव समान नहीं है इनके। अगर 2 3 दोनों में होने चाहिए, समान होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों के अवयव समान होने चाहिए। समान होने के लिए अवयव समान होने चाहिए, चिन्ह में भी अवयव समान होने चाहिए, उनकी संख्या और उनका परिमाण दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट में कह रहा है, दूसरा पार्ट अधूरा है आपका, लिखा हुआ है शब्द फॉलो का एक अक्षर, तो दूसरा अक्षर भी होगा कोई, तो फिर पूछेगा कि दोनों समान है। तो अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आपके दिया हुआ है शब्द वुल्फ का अक्षर, वुल्फ का अक्षर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ होगा। तो दूसरे पार्ट को हम देख लेते हैं। फॉलो में ए समुच्चय में पता क्या आ जाएगा, ए में आ जाएंगे आपके एफ, अब दोबारा तो लिखा नहीं जाता, FOLW, ये अवयव हो गए। वुल्फ में देखिए WOLF, तो इसमें देखिए ए और बी समान है, क्योंकि देखिए WOLF ये बी में है और FOLW यानी वही शब्द वही चारों, F भी है, AO भी है, L भी है, F भी है, W भी है, तो चारों शब्द जो हैं, चारों अक्षर जो हैं वो कॉमन है, तो ए और बी ये समान हो गए, यहाँ पे ये समान हो गए, क्योंकि इनका परिमाण भी समान है और सेम है ये दोनों। इसमें देखिए परिमाण तो समान था लेकिन उनका साइन समान नहीं था, इसलिए ये समान नहीं हुए, तो ये आपका कारण भी हो गया
और यही आपके उत्तर हो गए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए प्रश्न में हमसे क्या है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो देखिए हमको समान समुच्चयों का चयन करना है। तो समान समुच्चय कब कहलाते हैं, कोई भी दो समुच्चय दिए हुए हैं, आपका ए समुच्चय है, यह बी है, ए और बी, ए और बी, ये समान समुच्चय कब होंगे, इनके समान समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी में समान अवयव होने चाहिए। समान मतलब ये नहीं अवयवों की संख्या समान हो, ए और बी में समान अवयव होने चाहिए। ये है अवयवों की संख्या नहीं, समान अवयव होने चाहिए। जैसे अगर एक में एक है, 1,2 है, तो दूसरे में भी 2,1 उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन होने क्या चाहिए, वही होने चाहिए, 1 और 2 ही होने चाहिए। तो ये स्ट्रिक्टली याद रखिए कि और अवयव जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, संख्या में नहीं, अंक में। ठीक है, अंक में या शब्द में, जिसमें भी है समान होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा ए तुलना, हम देखते हैं ए के साथ कौन कौन समान है। तो ए के साथ कौन कौन समान होगा, ए के बराबर कौन होगा, 2 4 8 12 होगा। तो 2 4 8 12 इसमें भी नहीं है, 2 4 8 12 इसमें भी नहीं है, 2 4 8 12 किसी में नहीं है। तो ए के बराबर तो इज नॉट इक्वल टू एनीवन, तो ए तो किसी के बराबर नहीं होगा, हटा देते हैं। बी के बराबर देख लेते हैं, बी में है 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 किसी में है, पहले में नहीं है, ए में नहीं है, सी में नहीं है। डी में है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो बी बराबर हो गया डी, बी समान है डी के। ठीक है, पहला आपको ये मिल गया। ठीक, इसके बाद सी को देख लेते हैं, सी किसी के समान है, 4 8 12 14 किसी में नहीं है, तो सी किसी के समान नहीं है। डी को देख लेते हैं, डी बी के समान हो ही चुका है। ई को देख लेते हैं, -1, तो -1, 1 किस में है, और जी में है, तो ई इज इक्वल टू जी। ठीक है, ये आपको दूसरा मिल गया है। फिर देख लेते हैं एफ को देख लेते हैं, 0, ए, अब ए तो किसी में भी नहीं है, तो ये समान नहीं होगा। जी ई के समान हो चुका है। एच को 0, 1 है, 0, 1 भी किसी में नहीं है, तो बाकी कोई समान नहीं है, केवल बी और डी समान है, और कौन सा समान है, और ए और ई समान है। ठीक है, तो समान की आपको पहले तो परिभाषा पता होनी चाहिए, इसके बाद आप देख सकते हैं आपके दो उत्तर आएंगे, और वो हैं ये। ठीक है, तो ये दो समान हो गए। धन्यवाद।